हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षक अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खुश हो गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये दूसरा टेस्ट है इसका, अप्लाइड फिजिक्स 1 का, है ना। इससे पहले हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आइए फिर से इस टेस्ट सीरीज में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आइए वन बाय वन डील करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपके लिए, आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, नहीं? मार्क करो रिस्पॉन्स जल्दी। मास ऑफ बॉडी, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है? मास ऑफ बॉडी, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कोई कहने की चीज है सर जी? दैट इज द मास ऑफ बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी। एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता? जीरो, यूनिटी, पॉजिटिव, निगेटिव। मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी जीरो, यूनिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। विच वन इज करेक्ट? ये रहा ये सवाल का सही जवाब, दैट इज द नेगेटिव। एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई व्हाट इज द रीजन? किसी भी वेक्टर को एक वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो किससे बात करते हैं? इसका एक मैग्नीट्यूड लेते हैं, साथ में इसका लिए एक हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जो डायरेक्शन बताता है, नहीं? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर of vector A. This is the magnitude of vector A. So this is the modulus, mode. So mode का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। So the magnitude of the vector quantity cannot be what? Negative. Which of the following is a vector quantity? इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? इम्पल्स, वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? इम्पल्स, वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मार्क करो अपने रेस्पॉन्स को जल्दी, जल्दी से मार्क करो कौन सही है। क्या बात है, कोई कहता है कि टी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द इम्पल्स। इम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। इम्पल्स is a vector quantity, but work is a scalar. Gravitational potential, it is also a scalar. Strength of electric current, electricity, it is also a scalar quantity. Next, which of the following statement is false? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। मोमेंटम, force and torque are vector quantities. Distance is a scalar quantities, but displacement is a vector quantity. A vector has only magnitude, whereas a scalar has both magnitude and direction. मार्क करो जल्दी अपने रेस्पॉन्स को, इसमें से कौन सा सही है? जल्दी मार्क करें। Which of the following statement is false? नहीं, ये रहा सही जवाब। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड whereas a scalar has magnitude as well as direction। ये गलत है ना? इसको सीधा क्या करोगे? सीधा कैसे कहोगे? वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन
नहीं होता है। बाकी के ऊपर के जितना सेंटेंस है ये सब सही है, ये वो गलत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स इज डन बाय, इसमें से किन मेथड के जरिए तीन वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं? पॉलीगॉन थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें से किस मेथड का आप उपयोग करोगे एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स? मार्क कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन वेक्टर को जोड़ना है। कौन सा नियम, कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे? जल्दी मार्क करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये रहा ये सवाल का सही जवाब, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं। नेक्स्ट, टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, ए और बी दोनों का डिफरेंट डायमेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट? तो इसमें से कौन सा ऑपरेशन करेक्ट है? ए और बी दो क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशन डिफरेंट है ना। डायमेंशन डिफरेंट है मतलब उनके यूनिट भी डिफरेंट है, मतलब वो डिफरेंट क्वांटिटी है। तो आप इसमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? ए को बी से भाग दे सकते हो, ए को बी से गुना कर सकते हो, या ए और बी को जोड़ सकते हो, या डी कहता है बोथ ए एंड बी, मतलब भाग दे सकते हो और गुना कर सकते हो दोनों को। इसमें से कौन सा काम आप कर सकते हो दोनों क्वांटिटी के साथ? मार्क कीजिए अपना रिस्पॉन्स। टू क्वांटिटी ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट? ए बाई बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी और बोथ ए एंड बी। मार्क कीजिए अपना रिस्पॉन्स जल्दी। ये रहा ये सवाल का सही जवाब। या आप उनको भाग दे सकते हो एक दूसरे के साथ, गुना कर सकते हो, जोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका डायमेंशन डिफरेंट है ना। दो डिफरेंट क्वांटिटी है। जैसे 4 मीटर जोड़ 5 सेकेंड कितना होगा? पता नहीं कितना। नहीं, 10 न्यूटन जोड़ 10 सेकेंड कितना होगा? पता नहीं, कोई नहीं पता सही। लेकिन इसी को 10 न्यूटन गुने 5, अगर 10 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम से अगर गुना करोगे तो कुछ अलग क्वांटिटी बन जाता है। नहीं, अगर हम वेलोसिटी में टाइम से भाग दे दे कुछ ऐसा तो वो कुछ अलग क्वांटिटी बन जाता है। तो आप उसको डिवाइड या गुना कर सकते हो, डायमेंशनली इक्वल नहीं है इसलिए उसको हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो ये दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डिफिनेटली रॉन्ग? इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो डिफिनेटली वो गलत ही है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस बी, बी पर कोई वेक्टर का साइन नहीं है मतलब ये कोई स्केलर वैल्यू है। वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और बी प्लस सी वेक्टर का सम है इक्वल टू वेक्टर ई। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो गलत ही होगा? है ना, डेफिनेटली गलत है। यहाँ ए बी सी डी ये कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। जल्दी बताइए, मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, क्या? वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी, है ना। ये पहला स्टेटमेंट, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होगा, ठीक है, ये सही है। ये भी दो वेक्टर का सम एक वेक्टर है, ये भी सही है। ये भी दो वेक्टर का सम कोई एक वेक्टर ही है ना। दो वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर ही होगा। लेकिन एक वेक्टर में कोई स्केलर जोड़ेंगे तो वो परफेक्टली एक वेक्टर ही होगा, ये सही नहीं है, तो ये गलत होगा। दिस इज द रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर के देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम, कोई वेक्टर ए को उसको किसी एक फैक्टर के से गुना करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा?
k times the vector, k square times the vector minus k times the vector and k के power -1 times the vector. And that's very simple. ये रहा इस सवाल का जवाब, k टाइम्स द वेक्टर, k गुना अधिक हो जाएगा. नेक्स्ट, when we multiply a vector by -2, then which of the following statement is correct? इसी वेक्टर को अगर -2 से गुना करोगे तो इसमें से कौन सा वो स्टेटमेंट सही है? डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेस. -2 से गुना करने पर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यूनिट बदल जाएगा. डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल. डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, पहले जिस डायरेक्शन में था उसका उल्टा, और मैग्नीट्यूड दुगुना हो जाएगा. डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड बट यूनिट चेंज. नाइदर डायरेक्शन रिवर्स नॉर यूनिट चेंज बट मैग्नीट्यूड इज डबल. कौन सही है जल्दी बताइए. किसी वेक्टर में हमने k से गुना किया तो उसका एम्पलीट्यूड k टाइम्स बढ़ गया, k गुना हो गया. अब उसमें आप -2 से गुना करोगे तो क्या होगा? निगेटिव से गुना करेंगे. नहीं, दिमाग में आ गया ऑप्शन? ये रहा सही जवाब कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड 2 से गुना कर रहे हैं तो दुगुना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो वो 3 गुना हो जाएगा. लेकिन निगेटिव साइन के कारण माइनस से गुना कर रहे हैं इसलिए डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है इसमें -2 से गुना कर दे तो ये इधर पलट जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन. नेक्स्ट, इफ फैक्टर n इज ए यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर a. वो एक वेक्टर a है जिसके डायरेक्शन में n वहां वो एक यूनिट वेक्टर है. देन दिस यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू, कौन सा सही है जल्दी बताइए. जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को, इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर का इक्वेशन होगा. ये रहा सवाल का सही जवाब, वेक्टर a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. किसी वेक्टर को, जैसे इसी वेक्टर को लिखूं, ये वेक्टर a है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू ये n कैप है ना. तो ये रहा यूनिट वेक्टर. तो ये n कैप क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वेक्टर a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. यही होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर है ना. दिस इज करेक्ट आंसर. Next question. A body is moving with a velocity v in the east direction. If it travel with the same velocity in the north direction, then resultant velocity of body is. जल्दी बताइए, जल्दी मार्क करें क्वेश्चन को. A body is moving with a velocity v in east direction. If it travels with the same velocity in the north direction, then resultant velocity of body is. जल्दी मार्क करो अपना रेस्पॉन्स. रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगा, 2v होगा, v बाई √2 होगा या √2v होगा. पढ़ते हुए सवाल को जवाब आना चाहिए माइंड में. क्या होगा जल्दी जल्दी मार्क करो. ये रहा इसका जवाब √2v. नहीं, वेक्टर एडिशन. ये नॉर्थ साउथ, हमारा ये ईस्ट और ये वेस्ट. कोई एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से पूरब की ओर जा रहा है, नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है. v वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से. अब वो क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज करता है. सेम वेलोसिटी से किधर जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में. सेम वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब यहां से वो मुड़ जाता है किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी. सो अब ये दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन हो गया? दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? दिस इज द 90 डिग्री. नहीं, v² प्लस v², v² प्लस v², कितना हो गया ये? √2
3a²। ये कितना हो गया? √2 * v। नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। 3 vectors satisfy the relation a dot b is 0 and a dot c is 0. The vector a is parallel to, ठीक से बनाइएगा, है ना। 3 वेक्टर है ए बी सी, जिसमें आपको रिलेशन दिया है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ए और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है। तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो वेक्टर ए इसमें से किसके पैरेलल है? बी के पैरेलल है, सी के पैरेलल है, या बी डॉट सी के पैरेलल है, या बी क्रॉस सी के पैरेलल है। जल्दी मार्क करें अपने आंसर को, रेस्पॉन्स को बनाइए जल्दी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाइए, लॉजिकल है ना। 3 vectors satisfy the relation a dot b is 0, a dot c equal to 0, vector a is parallel to vector b, vector c, vector b dot d का मतलब b और c का डॉट प्रोडक्ट या b क्रॉस c। आपके सामने ये रहा सही जवाब इस क्वेश्चन का, दैट इज द बी क्रॉस सी। नहीं, जो हमारा बी क्रॉस सी है उसके पैरेलल होगा ई। कैसे? ये ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कितना है? 0 है। इसका मतलब है ये ए बी कॉस थीटा 0 है, ए बी कॉस थीटा 0 है। कहने का मतलब ये कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा का वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या? थीटा का वैल्यू कितना है? तो 90 डिग्री है। मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि ये ए है तो इसी पर ये बी है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तभी ये ए डॉट बी कितना? 0 होगा। दूसरा, ए डॉट सी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, ए डॉट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट सी ये भी 0 है। ये भी जब 0 है इसका मतलब ए और सी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तभी तो 0 होगा। मतलब ए सी कॉस थीटा 0 होगा, मतलब ये कॉस थीटा 0 हुआ, मतलब थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। कहने का सेंस यही ना हुआ कि ये, अगर हमने यही रेफरेंस ए अगर मैं लेता हूं तो ये ए है, तो ये रहा सी, तो ए और सी के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से जो वेक्टर ए है ये इसमें से किसके पैरेलल होगा? क्या ये बी के पैरेलल है? नहीं, बी के साथ तो कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। क्या सी के पैरेलल है? नहीं, ये सी के साथ कितना 90 डिग्री पर है। क्या ये बी डॉट सी बराबर 0 के पैरेलल है? ये बी डॉट सी का मतलब क्या हो गया? ये यहां से देख लीजिए, ये बी डॉट सी ये भी 0 कह रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बी सी कॉस थीटा 0 है। इसका मतलब है कि कॉस थीटा 0 है। इसका मतलब है कि थीटा कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि बी और सी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं, ये जो बी और सी है उसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये हमने कहा सपोज कि ये बी है, ये सी है, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं, ये तो क्या इसके बी डॉट सी जो 0 आया वैल्यू, क्या इसके ये पैरेलल? नहीं, एकदम नहीं है। दोनों पे ये परपेंडिकुलर है यहां से। क्या ये सही है? ये कूद कूद के कह रहा है कि हाँ हम ही सही है। तो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा? तो वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ये क्या होगा? दैट इज द बी सी साइन थीटा होता है।
ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा, दैट इज द एन कैप। तो बीसी साइन थीटा एन कैप, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस सी का इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बी क्रॉस सी मतलब बी और सी ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसका डायरेक्शन उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये बी और सी इसी बोर्ड पर है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये बीसी साइन थीटा वो किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो इस पर परपेंडिकुलर, ये पेन जो डायरेक्शन है ना ये है इस पर परपेंडिकुलर, नहीं ये है इस पर परपेंडिकुलर। सो दिस इज द बी क्रॉस सी, इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछता है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू whom, किसके पैरेलल है, क्या बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा या इसमें से ये, और जो सही है वो किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी के, बात समझ में है, इसके पैरेलल। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, देन ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी है, नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए, अभी जस्ट सॉल्व भी किया है ना, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, दोनों एक दूसरे ये परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो इनका क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है, या नन ऑफ दिस। मार्क करें रिस्पॉन्स को, जल्दी मार्क करें, ये रहा सही जवाब आपके सामने, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P डॉट Q मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इक्वल टू PQ, देन एंगल बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच में एंगल कितना होगा, जल्दी मार्क करो, रेस्पॉन्स कीजिए जल्दी। दो वेक्टर है, एक है P एक है Q, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, PQ के बराबर है, तो P और Q के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी, ये रहा सही जवाब इस क्वेश्चन का, दैट इज द 0 डिग्री। नहीं होगा ना जी, ये वेक्टर P डॉट Q ये कितना है, PQ के बराबर है। P डॉट Q मतलब क्या हो गया, PQ cos थीटा, ये किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ये PQ को उधर ले जाओ, ये cos थीटा बराबर ये PQ बटे PQ, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या, कि वेक्टर P और Q के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ये अगर वेक्टर P है तो इसी के पैरेलल हो सकता है ये वेक्टर Q, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, बात समझ में आए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर A इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर B, A और B दो पैरेलल वेक्टर है, देन द रिजल्टेंट ऑफ द A क्रॉस B विल बी, तो A क्रॉस B कितना होगा, इसका जवाब अभी जस्ट बताया भी है। दो वेक्टर है जिनके बीच में जो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, आपको A क्रॉस B निकालना है, बताना है जल्दी, क्या होगा A क्रॉस B, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जीरो वेक्टर या वेक्टर A या मैग्नीट्यूड ऑफ A, कितना होगा, जल्दी रिस्पॉन्स करें जल्दी, 0, गुड, A चलिए ये रहा सही जवाब के सामने 0, नहीं एक दो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना होगा 0, ये एक वेक्टर है A,
ये कोई भी दूसरा वेक्टर मान लिया बी, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, ए क्रॉस बी, क्या होता है क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन का। यहाँ पर थीटा कितना है 0, तो साइन 0 0, मतलब पूरा को बना दिया अंडा 0। ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट, द बेसिक कॉज ऑफ मोशन इज, मोशन का बेसिक कॉज क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी। जल्दी मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को। द बेसिक कॉज ऑफ मोशन इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी। जल्दी बताइए। ये रहा इसका सही जवाब, दैट इज द फोर्स। फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ एनी काइंड्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट, द इनर्शिया इज, इनर्शिया क्या होता है, एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी एंड एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी, ए टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ द एबव। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। द इनर्शिया इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी एंड एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी, ए टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ द एबव। ये रहा ये सवाल का सही जवाब, एंड इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी। नहीं, ये इनहेरेंट हर बॉडी में पाया जाता है कि वो अपने आप खुद अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकते। नहीं, ग्रेविटेशनल मास इज ए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ द एबव। दो तरह के मास हम लोग डील करते हैं, एक इनर्शियल मास और एक वेक्टर मास, सॉरी ग्रेविटेशनल मास। ये दोनों के साथ हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। आपसे सवाल पूछता है ग्रेविटेशनल मास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि टेंसर है ना? आप लोगों ने जवाब दे दिया है, हम भी आपको जवाब देते हैं, थोड़ा मैच कीजिए अपने जवाब के साथ, है ना? हमने कहा था थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा ठहरिएगा, इसमें कुछ है, इसमें कुछ तो बात होगी। नहीं, देखते हैं कितना तुक्के लगाता है ना? कितना तो तुक्के लगाता है। रहा ये देखिए आपके सामने, ये रेस्पॉन्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब तो कितना माथा पकड़ के बैठ गया होगा, नहीं सर जी ये कैसे हो गया, अरे बाबा, है ना, ये मास कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया? नहीं, माथा पकड़ के बैठ गया ना, है ना? ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ के किया है। कौन सा आंसर सही है इसका? इसका आंसर कौन सा सही है? ये है स्केलर क्वांटिटी। चाहे मास कोई भी हो, वो कौन होता है? स्केलर ही होता है। नहीं, इनर्शियल मास और कौन ग्रेविटेशनल मास, ये दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दोनों को हम सेम यूनिट में मेजर भी करते हैं। एक का हम लोग इफेक्ट देखते हैं लिनियर मोशन में, एक का हम लोग इफेक्ट को काउंट करते हैं कहाँ? ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में। तो ग्रेविटेशनल मास, किसी बॉडी का जितना मास को ग्रेविटी पुल करता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल मास, है ना? और इनर्शियल मास, कोई बॉडी जितना एक्सेलरेट होता है एक लिनियरली, एक सीधे रास्ते पर लिनियर मोशन में, दैट इज द इनर्शियल मास। सो दिस इज द रॉन्ग रेस्पॉन्स मेरे साइड से है ना? जिसने इसको मार्क किया है ना, बार बार नहीं, सो ये गलत है। कौन सा सही है? दिस इज द करेक्ट आंसर, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे वो कोई भी मास हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया मास इज, अब फिर आ गया इनर्शियल मास क्या है ना?
कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर है, नन ऑफ द अबव। ये रहा सही जवाब। अभी जस्ट बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, बॉडी का मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम, ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी, ओनली ऑन इट्स मास, बोथ मास एंड वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी, ओनली ऑन इट्स मास, बोथ मास एंड वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। नहीं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी तो होता है ना, कि ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड 1 kg वेट विच इज इक्वल टू, मतलब कि 1 kg मास पर एक फोर्स लगता है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। वो है कितना? 1 kg वेट। ये 1 kg वेट कितना है, कितना न्यूटन है? 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, 980 डाइन या 12 न्यूटन? जल्दी बताइए, मार कीजिए जल्दी। कौन सा आंसर सही है? ये रहा आपके सामने सही जवाब, 9.8 न्यूटन। 1 kg न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये कोई बॉडी है जिसका मास है 1 kg, तो इसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, एक फोर्स लगाती है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। दिस इज द mg। इसी mg को हम लोग क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट क्या है? एक फोर्स है। तो वेट का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन। अब ये वेट दिया हुआ है कितना? 1 kg न्यूटन। ये वेट दिया है 1 kg वेट है, 1 kg न्यूटन नहीं, 1 kg वेट ऐसा लिखा है। तो ये न्यूटन में कितना होगा? ये मास कितना है? 1, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। ये मतलब 1 kg वेट बराबर कितना? 9.8 न्यूटन बराबर 1 kg वेट। क्लियर है? नेक्स्ट। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वी डू नॉट रिक्वायर ए फोर्स टू, हमको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, किसके लिए? टू डिक्रीज इट्स मोमेंटम, उसके मोमेंटम को कम करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को बदलने के लिए, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, टू कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें से किस काम के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा? मार कीजिए, पढ़ते हुए जवाब आ जाना चाहिए। नहीं, जल्दी मार करें, जल्दी मार करें। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड along a straight line, we do not require a force to decrease its momentum, change the direction, increase its speed, keep it moving with uniform velocity। ये रहा सही जवाब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मेंटेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल अलग से कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, मोमेंटम को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, फोर्स तो लगेगा नहीं। ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा पैरेलल होता है, किसके? वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, मोमेंटम के, नन ऑफ द अबव। किसके पैरेलल होता है? जल्दी मार करें अपने रिस्पॉन्स को। जिस बॉडी पर फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा पैरेलल होता है वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, मोमेंटम के, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए। ये रहा सही जवाब, वो है एक्सेलरेशन के।
नेक्स्ट, ए बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। कोई बॉडी का मोमेंटम जब कांस्टेंट है तो इसमें से कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, नन ऑफ द अबव। मार्क कीजिए अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज द वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, तो किसी बॉडी का ये मास ये तो कांस्टेंट होता ही, चेंज कहां पे हो सकता है? ये तो अगर ये मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो सकता है? कांस्टेंट। नहीं, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकेंड्स। किसी बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगता है 10 सेकेंड के लिए। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी? तो बॉडी के मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा, ये आपको बताना है। मार्क कीजिए अपने रेस्पॉन्स को जल्दी जल्दी बताइए। 200 न्यूटन सेकेंड, 400 न्यूटन सेकेंड, 500 न्यूटन सेकेंड या 1000 न्यूटन सेकेंड? पढ़ते हुए सवाल आने चाहिए माइंड में। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी? बॉडी के मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा? ये रहा ये सवाल का सही जवाब। कितना? 500 न्यूटन सेकेंड। ऐसे फोर्स दिया, फोर्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही ना होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कि ये मोमेंटम में जो चेंज हुआ, हमको ये निकालना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम से P2 माइनस P1 बटे टाइम T, फोर्स कितना? फोर्स से 50 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम ये तो हमको निकालना है। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? टाइम कितना दिया है, कितना टाइम के लिए फोर्स लगता है? 10 सेकेंड। तो ये रहा P2 माइनस P1 कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम, ए डेल P 500, क्या चीज? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 500 kg to change its velocity from 6 meter per second to 4 meter per second to 6 meter per second in 1 second? मार्क करें जल्दी। व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर क्या फोर्स अप्लाई करना चाहिए कि उसका जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए 1 सेकेंड के अंदर, और उस बॉडी का जो मास है वो 500 किलोग्राम है। नहीं, 500 किलोग्राम है। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी रेस्पॉन्स करो। बी, गुड। ए, सब का सब आ जाता है, मतलब ABCD सब ऑप्शन सही है। ये रहा सही रेस्पॉन्स, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। नहीं, वेलोसिटी दिया, चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम, आपको फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही ना फोर्स होता है। फोर्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार। तो ये रहा आपके पास चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1 बटे टाइम T। ये P2 माइनस P1 मास mv2 माइनस mv1, टाइम कितना T, यही तो है। पुट कर दो वैल्यू को, सब कुछ तो दे ही रखा है। मास कितना है? 500, वेलोसिटी कितना है? ये v1 v2 4 6, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, आ जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द
द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट उड़ता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलास्टिसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो रॉकेट उड़ता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मार्क करें जल्दी अपना रिस्पॉन्स। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये रहा सही जवाब, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन गन फायर n बुलेट्स पर सेकेंड। एक कोई मशीन गन है जिससे n नंबर ऑफ बुलेट्स एक सेकेंड में निकलता है। ईच ऑफ मास m, और हर बुलेट का मास m है। इफ द स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज v, अगर सब का स्पीड v है, देन द फोर्स ऑफ रिक्वाइल इज, रिक्वायलिंग फोर्स कौन होगा? mvn, mg, mv n बाई जी, mnvg। ये ऑप्शन है, जल्दी मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को, है ना। फोर्स ऑफ रिक्वाइल क्या होगा? एक मशीन गन है जो एक सेकेंड में n नंबर ऑफ बुलेट को फायर करता है। हर बुलेट का मास m है और स्पीड जो है हर बुलेट का वो v है। नहीं, ये रहा सही जवाब आपके सामने, mvn, है ना। एक बुलेट का मास m है, टोटल बुलेट कितना है? n है, तो टोटल मास कितना हो गया? m इंटू n, ये m इंटू n, ये हो गया टोटल मास। और उसमें मोमेंटम भी वेलोसिटी से गुना कर दो, मास इंटू वेलोसिटी। वही मोमेंटम ना आपको प्रोवाइड करता है क्या चीज? फोर्स। दिस इज द इक्वलिंग। नेक्स्ट, a bullet of mass 200 gram is fired with a velocity of 30 meter per second from a gun of mass 100 kg. The required velocity of the gun. नहीं जल्दी, एक गन है, ये मास ऑफ बुलेट, ये गन है, ये बुलेट है। गन का मास कितना है? गन का मास है 100 kg। बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है 200 ग्राम। वेलोसिटी, गन का वेलोसिटी, रिक्वायरिंग वेलोसिटी यही तो निकालना है। इसका वेलोसिटी दिया कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कीजिए। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ये 200 ग्राम है, इसको बदल लेंगे किसमें? केजी में। ऐसा यूनिट बदल लीजिए, ये हो जाएगा 200 बटे 1000, तो गुने 10 के पावर -3। नहीं, इसको हम लोग 10 के पावर 2, ये हो जाएगा कितना? 2 गुने 10 के पावर कितना? -1 kg। ठीक है, ये वैल्यू यूज कर लीजिए। ये रहा ये सवाल का सही जवाब आपके सामने, वह 0.06 मीटर पर सेकेंड। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी 1000, नहीं 100 है ना, 1000 नहीं है। ये 100 गुने ये वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 200, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू ये 30, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 30 बटे कितना? 100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 3 दूना 6, ये 10 के पावर 1, वो 10 नीचे आ जाएगा, 6 बटे 10 आएगा तो ये हो जाएगा नीचे 100। नहीं हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसआई सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन,
एंगुलर वेलोसिटी किस में हम लोग मेजर करते हैं इन एसआई सिस्टम में? जल्दी बताइए। डिग्री पर सेकेंड, रेडियन, रोटेशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इन एसआई सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन, ये रहा सही जवाब, रेडियन पर सेकेंड। नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी एक सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी अगर रोटेट करता है, ये एंगल थीटा, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक आने में से मान लो ऐसे चला, ये भी गया, टाइम टी लगा, एक स्पीड से ये गया, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? टी थीटा बटे डी टी। तो ये एंगल है, दिस इज द रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ये होती है यूनिट ना, रेडियन पर सेकेंड। When axis of rotation is fixed, then angular velocity is considered as, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दें तब हम एंगुलर वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं कि वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा या फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है या बोथ ए एंड बी। क्या होगा जल्दी बताइए। When axis of rotation is fixed, angular velocity is considered as स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी। मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को जल्दी, ये रहा सही जवाब, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन इज डबल, इट्स एक्सेलरेशन बिकम। अगर किसी सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, डबल, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जल्दी सॉल्व करें, है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा? ये रहा सही जवाब, दैट इज द 4 टाइम्स। नहीं कैसे, कैसे 4 टाइम्स हो जाएगा? जो एक्सेलरेशन हुआ है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, या दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। नहीं, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब फ्रीक्वेंसी वाली कहानी है, फ्रीक्वेंसी वाली कहानी ये है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही है ना। अगर ये डबल हो जाएगा तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर ओमेगा डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन दुगुना, मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आया? दिस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस आर इज, ये अल्फा क्रॉस आर है, ए क्रॉस नहीं, अल्फा क्रॉस, ये एक एक्सेलरेशन है, कौन सा? एंगुलर, ये है आर रेडियस। इसका डायरेक्शन किधर है? टेंजेंट टू पाथ, परपेंडिकुलर टू पाथ, पैरेलल टू पाथ, अलोंग द पाथ। जल्दी बताइए। डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर इज टेंजेंट टू पाथ, परपेंडिकुलर टू पाथ, पैरेलल टू द पाथ, अलोंग द पाथ। मार्क करो जल्दी, जल्दी मार्क कीजिए अपने रेस्पॉन्स को। परपेंडिकुलर टू पाथ नहीं, पैरेलल टू पाथ। चलिए ये रहा सही जवाब, दैट इज द टेंजेंट टू पाथ। गौर कीजिए, ये पहले जनरलाइज बात करें, आपको याद हो ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, इस पर अगर कोई बॉडी यहां से मूव करना शुरू करता है, इसका मतलब है कि ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा।
नेचुरल वेलोसिटी, नेचुरल मोशन कैसा होता है? नेचुरल मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा काम करता है जिसके कारण वो टर्न करता है एक सर्कुलर पाथ पर। तो यहां पर एक सेंटर की ओर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है। नहीं, अब ये जो एक्सेलरेशन, ये रेडियस, यहां से ये डिस्टेंस कितना, ये रेडियस आर है, तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, जो आपके सामने है, ये तो रिलेशन है, अल्फा क्रॉस आर, ये रिलेशन है। ये एक किधर है? ये एक क्या है? दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब वो एक्सेलरेशन जो इस पर टेंजेंट है, इस पर जो टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट। तो अगर इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहां पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहां पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहां पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, दिस इज द टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंशियल है, टेंजेंट जो है वो किसके बराबर है? तो इसके बराबर है। अगर ये नहीं होता तो ये किसके बराबर होता? तो ये इसके बराबर होता, टेंजेंट के बराबर होता। मतलब ये किसके बराबर है? टेंजेंट टू द पाथ, वो पाथ पर टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर r इज गिवन बाय। नहीं, जल्दी बताइए, सामने है आपके सामने, ये रहा सही जवाब, दैट इज द v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड t। कौन सा इक्वेशन सही है? मार्क करें रेस्पॉन्स को जल्दी। एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड t, 2 पाई टी होगा, 2 पाई बाई टी होगा, पाई टी होगा या पाई बाई टी होगा? ये रहा इस सवाल का सही जवाब, 2 पाई बाई टी। नहीं, ये रेडियस आर, कोई बॉडी अगर यहां से चलना शुरू करता है एक वेलोसिटी ओमेगा से, यहां से चलते चलते यहां तक पहुंचता है, तो वो दो, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक इसका सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, या एंगल में कहेंगे तो एंगुलर कितना हुआ 360 डिग्री, मतलब 2 पाई डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस, अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करें कि एंगुलरली कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द 2 पाई। ए से लेकर चलते हुए ए तक आने में कुछ टाइम भी लगा होगा, वो टाइम कितना है? मान लीजिए वो टाइम टी है, तो किस स्पीड से गया? ये स्पीड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के रूप में लिखो, स्पीड के बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटे टाइम, दैट इज 2 पाई बाई टी, यही है स्पीड। तो एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड दे दिया, मतलब टी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, मतलब यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगेगा, फिर अगले बार टी टाइम लगेगा, दैट इज द 2 पाई बाई टी। और इस इक्वेशन का आप इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कम्युनिकेशन वाले बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने सेमेस्टर में, इस इक्वेशन का 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन लिनियर स्पीड v, एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इन सर्कुलर मोशन इज, मतलब तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा वैलिड है? v ओमेगा अल्फा के बीच में कौन सा सही है? मार्क करें। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो लीनियर एक्सेलरेशन इनटू ओमेगा बाई v है, या अल्फा बराबर लीनियर एक्सेलरेशन v बाई ओमेगा है, या एंगुलर एक्सेलरेशन v इंटू ओमेगा बटे लीनियर एक्सेलरेशन है, या आपका ऑप्शन डी सही है? जल्दी मार्क करें ऑप्शन, जल्दी बताइए। ये रहा इस सवाल का सही
जवाब आपके सामने, अल्फा इक्वल टू ए ओमेगा बाई बी। कैसे? हमारे पास है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी, यही है ना? नहीं, ये ओमेगा वी आर, वी बराबर कितना होता है? ओमेगा इंटू आर। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ओमेगा इंटू आर, इसको दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करो तो डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा आर बटे डी टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये डी बी बाई डी टी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ये डी बी बाई डी टी क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल टू आर इंटू क्या? डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इंटू अल्फा। यही है ना? इसी को लिखते हैं ए बराबर ये आर क्रॉस अल्फा, या बी बराबर ये ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर के रूप में अगर लिखे तो, मैग्नीट्यूड के रूप में। ये रहा आपका ए लीनियर, ये रहा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रहा रेडियस। ये रिलेशन है वी ओमेगा आर के बीच में। तो आपको ये तीनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना है। आर को एलिमिनेट कर लीजिए, तो यहां से अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर ए बटे आर, नहीं, अल्फा बराबर ए बटे आर। अब आर बराबर, आर को रिप्लेस कर दो, आर बराबर क्या है? ये आर बराबर भी बटे ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि तो भी बराबर ओमेगा इंटू आर, तो आर बराबर क्या होगा? भी बटे ओमेगा। तो अल्फा बराबर ए बाई भी बटे ओमेगा, इस आर के जगह। अब ये ओमेगा ऊपर चला गया तो ए इंटू ओमेगा बटे वी, ये तो वो चल जो रहा है वही तो है, ए इंटू ओमेगा बटे वी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी बदलता है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन चेंजेस, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन बदलता है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच वन इज करेक्ट? मार्क योर रेस्पॉन्स, मार्क करो जल्दी अपना रेस्पॉन्स को। ये रहा सही जवाब आपके सामने, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस। नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सर्कुलर मोशन में वो डायमेंशनल क्वांटिटी है या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, या यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, या यूनिट लेस क्वांटिटी? जल्दी मार्क करो। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दे आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एंगल है। नहीं, डायमेंशन में अगर इसका थीटा का डायमेंशन लिखेंगे तो m0 l0 t0, क्लियर? ये यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट हम लोग रेडियन बोलते हैं, नहीं, लेकिन ये डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट, ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन ए सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। एक कोई बॉडी है जो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी बताइए। ये रहा आपके पास सामने, ये आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट 0 आर ओमेगा। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब,
दैट इज द जीरो। नहीं, ए बॉडी विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच। एक वॉच का जो दूसरा हाथ है, सेकेंड हैंड, उसका एंगुलर स्पीड कितना है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच। अब घड़ी का है ना, ये जो सेकेंड हैंड है वो कौन है ना, कितना सेकेंड मतलब दूसरा हाथ जो है वो कौन है ना। उसके पास 3 गो हाथ होता है ना, पहला दूसरा 3 गो कांटा होता है ना, तो पहला कांटा, दूसरा कांटा, तीसरा कांटा, इसमें से दूसरा कांटा का पूछ रहा है शायद ना। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, नहीं यहाँ सेकेंड हैंड नहीं है, ये है सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। जल्दी बताइए, मार्क करें, है ना। आवर, मिनट और सेकेंड का जो 3 होते हैं ना, उसमें वो सेकेंड वाला जो कांटा है उसका स्पीड पूछता है आपसे, कितना होगा। कितने को इसमें ही परेशानी हो रहा होगा, पता नहीं कितना होगा। नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने, π/30 रेडियन पर सेकेंड। कैसे, ये घड़ी, घड़ी में 3 गो सुई, ये 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा, ये 9 बजा। हमको किस सुई की बात करना है, सेकेंड वाला। ये सेकेंड वाला सुई सबसे बड़का होता है, ये सेकेंड वाला। ये जब एक बार इसको चलेगा तो कितना, यहां से जब चला यहां तक जो पहुंचा था, टाइम कितना लगेगा उसको, एक साइकिल में टाइम कितना लगेगा, तो वो 60 सेकेंड का टाइम लगेगा, 1 मिनट। नहीं तो यहां से चल के यहां तक पहुंचा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, 60 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2π। ये एक स्पीड से भी चलेगा ना, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये ओमेगा, दैट इज द 2π/60, दैट इज द 30, मतलब π/30 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, नॉट मीटर, नॉट मीटर, दिस इज रेडियन, रेडियन, पाई है ना, रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर, π/30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। सो ये हमने अभी डील किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू अप्लाइड फिजिक्स 1, और ये टेस्ट सीरीज का ये दूसरा टेस्ट सीरीज था, है ना, दूसरा सेट था। इसमें लगभग 4 से 5 सेट बनेंगे, 4 से 5 से बहुत जल्दी हम सब लेकर के आएंगे, आपके एग्जाम से पहले आपको सब मिलेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उन सबको ये पहुंचाइए, है ना। ये आपकी उत्तरदायी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा चीज़ प्रोवाइड करूं, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद हो, आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म। मिलते हैं इसी सोच के साथ नए टेस्ट सीरीज, नए सेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।